सबसे पहले सेक्शन ए देख लेते हैं, दैट इज एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, इफ a and b are two positive integers such that the least prime factor of a is 3 and least prime factor of b is 5, then the least prime factor of a plus b is। सो अगर हम 3 plus 5 करते हैं तो हमें मिलता है 8। अब 8 का लीस्ट प्राइम फैक्टर होता है 2 जो कि है a1, और मान के चलते हैं कि a और b दोनों अगर ग्रेटर देन 2 हुए तो दोनों का मतलब दो चीजों का सम ऑड नंबर हमें मिल रहा है, और अगर दो चीजों का सम ऑड नंबर हो तो दोनों में से एक को कंपलसरी ऑड नंबर होना पड़ेगा, और अगर दोनों में से कोई भी एक ऑड नंबर है तो उनका 2 प्राइम फैक्टर होगा नहीं, इसीलिए कंपलसरी यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट 3 + 2√5 इज एन, सिंपल सी बात है, यहाँ पर √5 इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है, सो ऑप्शन सी। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो रूट्स यहाँ पे हम मान लेते हैं अल्फा और 1/अल्फा, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है c/a। अब यहाँ पर अल्फा और अल्फा कैंसिल, 1 = c/a, a उधर चला जाएगा यानी a विल बी इक्वल टू c, ऑप्शन डी। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट होता है पैरेलल वाले केस में, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, उसका कोई काम ही नहीं है। यहाँ पर हम वैल्यू सिंपली पुट कर देंगे, x का कोएफिशिएंट 1 है, देन 5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2/k, तो यहाँ चला जाएगा 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो k की वैल्यू सिंपली आ जाएगी 10, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ x इज इक्वल टू 1 इज अ कॉमन रूट। दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट है तो x की जगह हम पुट कर देंगे 1 दोनों ही इक्वेशंस में। फर्स्ट वाली इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे सो a 1 का स्क्वायर a 1 + 2 = 0। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए पूरे स्टेप्स कर रहा हूँ, बट एमसीक्यूज है, कोई भी स्टेप देखने वाला है नहीं, तो आप जितना सिंपल एंड क्विक करोगे उतना अच्छा है। एमसीक्यूज में टाइम चला जाता है और उसी को हमको सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर देंगे, सो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 डायरेक्टली प्लस b = 0, यहाँ b की वैल्यू आ जाएगी -2। हमको क्वेश्चन में पूछी है वैल्यू ab, तो ये हो जाएगा -1 × -2 which will be equal to 2. Next question number 6, the ordinate of the point on y axis, y axis बोल दिया तो कंपलसरी कोऑर्डिनेट हो जाता है 0, y, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। इज इक्विडिस्टेंट, अब ये हो सकता है थियरी में 2 मार्क में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसको। हम मान लेंगे यहाँ पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट B, यहाँ पर C, तो ये AB का डिस्टेंस और AC का डिस्टेंस इक्वल है, तो हम AB² इज इक्वल टू डायरेक्टली AC² यूज कर लेंगे। स्क्वायर इसलिए ताकि डिस्टेंस फॉर्मूला में हम रूट का यूज ना करें। अब ये हो जाएगा डायरेक्टली 0, B के कोऑर्डिनेट यहाँ पे है -4, 1, C के कोऑर्डिनेट 2, 3। सो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला AB में हो जाएगा 0 - -4 विच विल बी 0 + 4, डायरेक्टली मैं 4 लिख रहा हूँ, y - 1 होल स्क्वायर एंड इक्वल टू 0 - 2 स्क्वायर y - 3 स्क्वायर। सो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर लग जाएगी आइडेंटिटी a - b होल स्क्वायर की, सो a² - 2ab + b², ये 4 अगेन यहाँ पर आइडेंटिटी a² - 2ab + b², यहाँ पर y² कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वल टू के दूसरी ऑपोजिट साइड से और पॉजिटिव का साइन है। देन बचता है यहाँ पे नंबर्स, तो -6y को मैं इस साइड भेज देता हूँ, 6y, और ऑलरेडी जो -2y है वो, देन सारे जो नंबर्स है उन्हें दूसरी साइड, 4 + 9 हो जाएगा हमारा 13, और 16 + 1 17, दैट इज -17 दूसरी साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू -4, y की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएगी -1। y की वैल्यू ही हमें क्वेश्चन में पूछी थी, सो -1 हमारा आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर दो ट्राइंगल सिमिलर है, उनके पेरीमीटर्स की वैल्यू दी हुई है एंड AB की वैल्यू दी हुई है, और हमें ढूंढनी है BC की वैल्यू। तो सिंपली कभी भी हमें याद रखना है कि पेरीमीटर का रेशियो जो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होता है, यानी 32/24 विल बी इक्वल टू AB/DE। सो यहाँ पर AB की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, ये 32/24 यानी 10/DE के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, DE विल बी इक्वल टू 10 × 24/32, 8 3 8 4, देन हमको यहाँ पे ये मिलता है 30/4 विच इज 7.5 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट इस फिगर में अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जब भी ये साइड्स इंक्लूड होती है तब कभी भी बीपीटी नहीं लगेगा, सिमिलैरिटी यूज होगा कंपलसरी, क्योंकि बीपीटी में सिर्फ इन साइड्स का पार्ट्स यूज होता है। लेकिन यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में बीसी दिया हुआ है और एक्स वाई पूछा है, सो तब हमें हमेशा याद रखना पार्ट्स यूज नहीं होंगे, दिस अपॉन दिस होल विल बी इक्वल। सो यहाँ पर कह सकते हैं हम 3 अपॉन टोटल जो कि है 3 प्लस 1.5 यानी 4.5 विल बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन बी सी जिसकी वैल्यू है 6, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 4.5 विल बी इक्वल टू एक्स वाई। ये कैंसल आउट हो जाएगा, 1.5 टाइम्स 2 और ये 3 1 3 2, सो एक्स वाई की वैल्यू हमको मिलती है यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, पाइथागोरस थ्योरम से ये हमको मिलेगा 4 सेंटीमीटर, और जो सेंटर से डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो ये 4 तो ये 4, एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, ये 4, सो पी भी 4। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं ओपी को ज्वाइन करता हूँ, ये भी बाइसेक्टर है यानी ये भी 4, तो बीसी की वैल्यू हमको 4 प्लस 4 यानी 8 मिलती है। एबीसी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें हमें 90 डिग्री दिया हुआ है सी पे, यानी ये सी है, ये ए है और ये बी है। बी हमारा 45 डिग्री है, अगर बी 45 डिग्री होता है तो ऑटोमेटिकली ए भी 45 डिग्री हो जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, यानी ये और ये साइड इक्वल हो गई। दो एंगल्स अगर इक्वल है तो उनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, सिंपली ये प्रॉपर्टी लग जाती है, तो ये परपेंडिकुलर और बेस हमारा इक्वल हो जाता है, यानी अगेन ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि यहाँ पर एक काइट है जो कि 30 मीटर ऊपर फ्लाई कर रही है, और उस काइट का स्ट्रिंग जो है वो 60 मीटर है, सो ये हो गया हमारा 60 मीटर। अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीज, अगर इस तरह के बेसिक क्वेश्चन हो या अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो दैट इज सो का तोआ। यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट से देख रहा हूँ, एंगल थीटा है यहाँ पे, ये होता है ऑपोजिट, ये होता है एडजेसेंट, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। अगर इस पॉइंट से देखूं तो ऑपोजिट ये बन जाता है और एडजेसेंट ये बन जाता है, बदल जाते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है। अब यहाँ पर मैं ए से देख रहा हूँ, मेरे पास ऑपोजिट है और हाइपोटेन्यूज है, तो ओ और एच है, ओ और एच वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग जाएगा यहाँ पे साइन, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू, ओ है हमारा 60, सॉरी 30 और एच है हमारा 60, सो साइन थीटा की वैल्यू हमको यहाँ पे मिलती है कैंसल आउट होके 1/2। अब साइन 1/2 कब होता है? 30 डिग्री पे, इसीलिए हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे 30 डिग्री। द वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस कॉस 45, अब साइन 45 होता है 1/2, कॉस 45 होता है 1/2, यानी 1/√2 प्लस 1/√2, सो ये बन जाता है 2/√2। अब कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम करते हैं रेशनलाइज, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, हमको मिलेगा यहाँ पे 2√2 अपॉन 2, 2 और 2 कैंसिल, फाइनल आंसर हमारा √2, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर हमें दिया है इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। इसका मतलब समझते हैं पहले। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 5/18 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्कल, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। तो दोनों साइड पाई आर स्क्वायर है, वो हो जाता है कैंसिल। तो अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट समझ जाना है, दैट इज थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू जो भी रेशियो दिया हुआ है। अब यहाँ पे 360 उधर चला जाएगा, सो थीटा विल बी इक्वल टू 5/18 इंटू 360, सो 18 1 18 2 36 और 0 लग जाएगा, 5 इंटू 20 इज 100, सो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है 100 डिग्री। नेक्स्ट, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, आर्क सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना। अगेन ये जस्ट हमने जो फॉर्मूला लिखा था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू भी है हमारे पास, रेडियस भी हमारे पास दिया हुआ है हमें 21, सो कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे आया 6 7 1 3 3 1 3 2 6 2 1 2 11, सो बेसिकली हमको 21 और 11 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो आ जाता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारा आंसर आता है ऑप्शन ए 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड्स है 1 से लेके 25 तक,
एक बॉक्स में और मिक्स करते हैं और प्रोबेबिलिटी हमको ढूंढनी है मल्टीपल ऑफ 3 और 5। अब अगर कार्ड्स 25 तक है तो 3 की टेबल में लास्ट नंबर जो है 24, तो 24 डिवाइड बाई अगर मैं 3 करता हूँ सो मुझे मिलता है 8, यानी 3 के मल्टीपल के तो 8 कार्ड्स है। वैसे ही 25 डिवाइड बाई 5 यानी कि 5 कार्ड्स है 5 के मल्टीपल, तो टोटल कार्ड्स हो जाते हैं 13। लेकिन यहाँ पर 15 जो है वो दोनों का ही मल्टीपल है, सो यहाँ पर 2 बार काउंट हो जाता है। सो -1 करूं मैं तो 12 कार्ड्स ऐसे हैं जो 3 के और 5 के दोनों के मल्टीपल है, और डिवाइड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज 25। सो 12/25 हमारा यहाँ पे आंसर आता है। फॉर अ सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव, अब सिमेट्रिकल कभी भी हो तो कंपलसरी मीन मीडियन मोड तीनों को इक्वल होना पड़ता है। सो आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन सी। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। अब यहाँ पर हमारा रेडियस जो है वो आर है, और इस सिनेरियो में जो हाइट है वो भी आर हो जाती है, इसलिए जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो यहाँ पर हाइट भी अगर रेडियस बन जाती है सो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू ये हो जाता है आर। सो आर स्क्वायर इंटू आर विल बी आर क्यूब, दैट्स सो आंसर हमारा आता है 1/3 पाई आर क्यूब, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 25/10। अब यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, इसीलिए इससे हमें पता चलता है कि a की वैल्यू हमारी 25 है और h की वैल्यू हमारी 10 है। अब x बार यानी मीन हमको ढूंढना है, मीन का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। सो a का वैल्यू 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई हमको दिया हुआ है 20, एफ आई की वैल्यू हमको दी हुई है 100 और h है हमारा 10। सो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, सो हमको मिलता है 25 प्लस 2 यानी कि 27, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हमें दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। अब असर्शन रीजन ऐसी चीज है जिसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसमें एक छोटी सी ट्रिक जरूर काम लगती है कई बार। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए बी फ्रॉम ओरिजिन। अब ओरिजिन से हमेशा डिस्टेंस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है √a² प्लस b² प्लस a² लिख लो, प्लस में ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पर हमें साइन दी हुई है माइनस, यानी असर्शन हो गया फॉल्स। अब असर्शन फॉल्स वाला एक ही ऑप्शन होता है, दैट इज डी, खत्म। सो यहाँ पर ऑप्शन डी, हमको रीजन पढ़ने की तक जरूरत नहीं है, रीजन ऑटोमेटिकली पक्का ट्रू ही होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, द HCF of two numbers 18 and their product is 3072, then their LCM will be 169। तो सिंपली हम 18 इंटू 169 करके देख लेंगे क्या इसका प्रोडक्ट 3072 होता है क्या, लेकिन इसका प्रोडक्ट आता है 3042, विच इज नॉट इक्वल टू 3072, यानी कि हमारा असर्शन अगेन यहाँ पर भी इसमें फॉल्स है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। सेक्शन बी स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों रेशियोज को कंपेयर करके हमें पता करना है कि ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, पैरेलल या कोइंसिडेंट है, जो दो इक्वेशंस हमको दिए हुए हैं। सो सिंपली सबसे पहले हम रेशियोज ढूंढ लेंगे। a1/a2 की वैल्यू हमको मिलती है 5/7, b1/b2 की वैल्यू मिलती है -4/6, जिसे सिंप्लीफाई करते हैं तो -2/3 मिलता है हमें यहाँ पे। सो हम लिख सकते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब ये सिचुएशन आ जाए तो c1/c2 ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, देयरफॉर लाइंस intersect at a point। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। यहाँ पर पहले हमें AB पैरेलल टू DE एंड BD पैरेलल टू EF दिया हुआ है और ये चीज प्रूव करनी है। इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बेसिकली हमें जो दो लाइंस पैरेलल दी है हम उससे काम में लेंगे। दो ट्राइंगल बना लेते हैं, एक तो यहाँ पर CAB और AB के जो पैरेलल लाइन है वो ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज DE। और दूसरा, भले मैं ट्राइंगल सेम तरीके से बना रहा हूँ लेकिन यहाँ पर वैल्यूज हमें ध्यान से लिखनी है, दैट इज CDB और DB के जो पैरेलल है दैट इज FE। यहाँ पर हम लगा लेंगे सिमिलैरिटी, और सिमिलैरिटी के चलते हमको यहाँ पे मिलता है DC अपॉन AC विल बी इक्वल टू CE अपॉन BC। सेम तरीके से यहाँ पर
FC अपॉन DC विल बी इक्वल टू CE अपॉन BC। अब CE अपॉन BC कॉमन है तो कह सकते हैं DC अपॉन AC विल बी इक्वल टू FC अपॉन DC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो DC स्क्वायर हमको मिल जाता है FC इंटू AC। यही हमको प्रूव करना था। अब यहाँ पर CF लिखा है और हमारा FC है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो क्वेश्चन नंबर 22 का फिगर कुछ इस तरीके से है, जहां पर हमें ये चीज प्रूव करनी है AE इंटू EC इज इक्वल टू ED इंटू BE। सो पहले तो AEB और DEC को हम सिमिलर प्रूव कर देंगे। एक एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल हमारा इक्वल वर्टिकली ऑपोजिट ट्राइंगल्स। सो हमें ये पूरा लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल DCE एंगल A इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री और दूसरा एंगल AEB इक्वल टू एंगल DEC रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो देयरफॉर हमारा ट्राइंगल AEB सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DEC के। सो हम सिमिलैरिटी से रेशियो ले सकते हैं इक्वल, दैट इज AE अपॉन DE will be equal to EB अपॉन EC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, AE इंटू EC विल बी इक्वल टू EB इंटू DE, जो कि हमें प्रूव करना था। सो क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया हुआ है कि अगर दो टेंजेंट्स है जो कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे है तो फिर वो दोनों पैरेलल लाइंस होगी, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो गिवन हमें क्या है कि PQ is diameter and ABCD are tangents at point P and Q। और हमें प्रूव करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स है यानी AB और CD दोनों पैरेलल है। अब सिंपली प्रूफ में आप लिखोगे AB will be perpendicular to OP, क्योंकि distance from center and tangent are perpendicular। सेम तरीके से जो और कह सकते हैं इसमें therefore OP एंगल OPB will be equal to 90 डिग्री और OQ जो है वो भी परपेंडिकुलर होगा CD के, सेम रीजन से। सो इससे हम कह सकते हैं एंगल OQC विल बी इक्वल टू 90 डिग्री और इन दोनों के चलते हम कह सकते हैं एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल OQC। सो देयरफॉर AB विल बी पैरेलल टू CD, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है कि tan A जो है वो 1 है और sin B जो है उसकी वैल्यू दी हुई है 1/√2। इससे हमें पता चलता है कि एंगल A जो है वो 45 डिग्री है, क्योंकि tan 45 डिग्री पे 1 होता है, और एंगल B जो है वो भी 45 डिग्री है, क्योंकि sin 45 की 1/√2 होती है वैल्यू। तो cos A प्लस B की वैल्यू हमें ढूंढनी है। अब A और B दोनों 45 है, यानी cos 45 प्लस 45 हो गया 90 डिग्री, cos 90 होता है 0। सो 0 हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल रेडियस 14 सेंटीमीटर if the length of corresponding arc is 22 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क यानी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, इस पूरे की वैल्यू हमको दी हुई है 22 सेंटीमीटर। सो यहाँ सबकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमको थीटा की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। रेडियस हमको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, सो 7 2 और ये 22 कैंसिल होने वाला है। सो थीटा विल बी 360 डिवाइड बाई 4, यानी थीटा की वैल्यू मिलेगी हमें 90 डिग्री। नेक्स्ट हमें ढूंढना है एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट ढूंढना है। सेगमेंट के लिए सेक्टर ढूंढना पड़ता है। सो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू
पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पर सबकी वैल्यू अगर आप पुट कर देते हो, थीटा 90 डिग्री, रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर फाइनली आपका आंसर आता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल का एरिया ढूंढते हैं, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर जब भी 90 डिग्री हो तो हाफ आर स्क्वायर से हम ढूंढ सकते हैं। वैल्यू पुट करने पर हमको यहाँ पर मिलता है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सेगमेंट विल बी सेक्टर माइनस ट्राइंगल, यानी 154 माइनस 98, हमारा आंसर आ जाता है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25th का और वाला देख लेते हैं। यहाँ पर हमें कॉर्ड दी हुई है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और रेडियस है सर्कल का 5√2 सेंटीमीटर। जब अब यहाँ पर ओ ए बी ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, यानी ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर ढूंढते हैं, तो 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर। अब 5√2 का स्क्वायर होता है 50 और ये होता है 50, सो 50 प्लस 50 मिलता है 100। और हम ढूंढते हैं ए बी का स्क्वायर, तो वो मिलता है 10 का स्क्वायर यानी कि 100। सो कह सकते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। सो यहाँ पर हमें एंगल मिल जाता है 90 डिग्री। अब हमें दोनों सेगमेंट्स का एरिया ढूंढना है। पहले तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ढूंढ लेते हैं, विच विल बी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर फॉर्मूला आ जाता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर। वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें मिलता है 100/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट क्या वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करते हो तो यही वैल्यू मिलती है। नेक्स्ट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ढूंढ लेते हैं। अब मेजर सेगमेंट के दो तरीके हैं, या तो आप मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला लगा लो, दैट इज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, या फिर एरिया ऑफ होल सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ होल सर्कल हमको पता है पाई आर स्क्वायर होता है और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने ढूंढा हुआ है दैट इज 100/7। इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिलता है 1000/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेक्शन सी स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। अब कभी भी ऐसे कॉम्बिनेशन वाला इरेशनल प्रूव करना हो तो बड़ा ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो हम मान के चलेंगे लेट 5 माइनस रूट 3 बी रेशनल। और कोई भी रेशनल चीज, कोई भी रेशनल नंबर क्या होता है जिसे a अपॉन बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, इसीलिए कह सकते हैं 5 माइनस रूट 3 विल बी इक्वल टू a अपॉन बी। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करना है, कंपलसरी याद रखना है, रूट वाली चीज एक तरफ और बाकी सब कुछ दूसरी तरफ। यहाँ पर रूट वाला टर्म नेगेटिव है तो हम इसे शिफ्ट करेंगे, अगर ये पॉजिटिव होता तो हम 5 को शिफ्ट करते, यानी 5 माइनस ए अपॉन बी विल बी इक्वल टू रूट 3। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट इज 5b माइनस ए होल अपॉन बी इज इक्वल टू रूट 3। ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, यहाँ पर अगर a और b इंटीजर है तो कंपलसरी हमारा 5b माइनस ए अपॉन बी शुड बी अ रेशनल नंबर, क्योंकि a और b अगर इंटीजर है, कोई भी वैल्यू पुट करूं सिंप्लीफाई करके वो कंपलसरी रेशनल नंबर ही होना चाहिए। बट रूट 3 इज इरेशनल, लेकिन ये जो 5b माइनस ए अपॉन बी है वो रूट 3 के बराबर है जो कि इरेशनल है। तो कह सकते हैं therefore this contradicts our assumption, जो कि हमने अज्यूम कर रखा था कि 5 माइनस रूट 3 रेशनल है, assumption। सो ये स्टेटमेंट के बाद ये कुछ स्टेटमेंट्स फिक्स ही है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। और फाइनली हम लिख सकते हैं 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। दैट्स इट, यहाँ पर हमारा आंसर खत्म हो जाता है। Next question number 27, find the zeros of polynomial this and verify the relationship between the zeros and the coefficient। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है इस तरह का। सबसे पहले तो हमें जीरोस या रूट्स ढूंढ लेने हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होती है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, हमारा डैश इंटू डैश होता है फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म का भी कोएफिशिएंट यानी यहाँ पे 1 और ये है -8 नॉट 8,
तो मिलता है यहाँ पे -8 और डैश प्लस डैश शुड बी इक्वल टू और मिडल टर्म दैट इज -2। अब दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट -8 हो और सॉल्व करने पर -2 मिले तो -4 और 2, -4 और 2 सेम टू सेम नंबर्स होने चाहिए। सो इसे हम स्प्लिट कर देंगे x² - 4x + 2x - 8 और सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने पर हमें इसके दो रूट्स मिल जाएंगे या अल्फा बीटा कह सकते हैं जीरोस। एक x की वैल्यू मिलती है हमें 4 और दूसरी x की वैल्यू मिलती है हमें -2। इनको सेपरेटली इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व कर देंगे। सो 4 और -2 हमारे जीरोस मिल गए। नेक्स्ट अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। तो सम ऑफ जीरो यानी अल्फा और बीटा होता है -b/a के बराबर, यानी यहाँ पर एक हमारा अल्फा दूसरा बीटा। सो 4 प्लस -2 शुड बी इक्वल टू b और a की वैल्यू हम पुट करेंगे। b और a क्या होता है, a होता है हमारा x² का कोएफिशिएंट तो a की वैल्यू होगी यहाँ पे 1, b होता है हमारा x का कोएफिशिएंट सो -2 और c होता है हमारा लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म दैट इज -8। सो माइनस, अब ये फॉर्मूला का माइनस अलग है और b की जो वैल्यू है उसका माइनस अलग है, बहुत ध्यान रखना है इस चीज का। 4 प्लस माइनस इज माइनस, सो 4 - 2 इज 2 और माइनस ऑफ -2 इज 2। ये हो गया वेरीफाई सम। अब प्रोडक्ट वेरीफाई करना है यानी अल्फा बीटा जो कि होता है c/a के बराबर। अल्फा हमारा 4, बीटा -2 और c हमारा -8 है और ये 1। 4 इंटू -2 इज -8, -8 इज इक्वल टू -8, hence verified, as simple as that। 28 के पहले पार्ट में हमें दिया हुआ है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो मान के चलते 2 डिजिट नंबर है। यहाँ पर x और y हमारे डिजिट्स है, ये वंस प्लेस है ये टेंस प्लेस है। सो हम लिख भी देंगे लेट द डिजिट्स बी x एंड y। अब यहाँ पर दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डिजिट और एक नंबर। अब कभी भी डिजिट हो तो सेपरेटली यूज होता है, यानी सम ऑफ डिजिट्स बोला है तो x प्लस वाई, ये डिजिट सेपरेटली यूज होंगे दैट इज 9। लेकिन आगे बोला है 9 टाइम्स दिस नंबर, अब डिजिट की बात नहीं की है, यहाँ पे नंबर की बात की है। तो नंबर कंपलसरी हमें यहाँ पे 10x प्लस वाई इस फॉर्मेट में लिखना होता है। यानी लेट्स से नंबर है 36, तो यहाँ पर 6 वंस प्लेस पे 3 टेंस प्लेस पे। सो जो टेंस प्लेस पे वो 10 से मल्टीप्लाई होता है और वंस प्लेस पे 1 से। अब 1 से मल्टीप्लाई दिखाने की जरूरत नहीं है, सो 10 इंटू 3 प्लस 6। सेम तरीके से अगर हमारे डिजिट्स x और y है तो टेंस प्लेस पे x है, इसीलिए वो 10x प्लस वाई हमारा नंबर बनता है 10x प्लस वाई, डिजिट्स नहीं। और 9 टाइम्स दिस नंबर बोला है हमें इज ट्वाइस बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब एक्स वाई की जगह अगर हम वाई एक्स कर दूं तो हमारा नंबर बन जाता है 10y प्लस एक्स, तो ट्वाइस दिस 10y प्लस एक्स। अब इस चीज को हमें करना है सिंप्लीफाई, यानी 90x प्लस 9y विल बी इक्वल टू 20y प्लस 2x। सब कुछ लेफ्ट साइड लेके आ जाता हूँ। 90x माइनस 2x हो जाएगा हमारा 88x और 9y माइनस 20y हो जाएगा -11y। यहाँ पर 11 कॉमन निकाल लेंगे, सो ये इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी और सिंप्लीफाई करके हमारी इक्वेशन बन जाती है यहाँ पे ये। अब इनको दोनों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कंपलसरी बोला है एलिमिनेशन मेथड, तो यहाँ हम सब्सटीट्यूशन नहीं कर सकते, एलिमिनेशन करना है। अब एलिमिनेशन कैसे होगा, अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाहूं तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी साइन ऑपोजिट है। एलिमिनेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन ही ये है कि कोई भी एक वेरिएबल का साइन ऑपोजिट होना चाहिए और उसका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। y के कोएफिशिएंट सेम है 1 और साइन भी ऑपोजिट है, तो डायरेक्टली मैं ऐड करके भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। यानी कि जस्ट इसके नीचे लिख लेता हूँ और सारे टर्म्स को ऐड कर देता हूँ। 8x प्लस x 9x हो जाएगा और माइनस वाई प्लस वाई कट जाता है और 0 प्लस 9 9 मिलता है और x की वैल्यू आ जाती है 1। ये हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, लेट्स से यहीं पे पुट कर देते हैं तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y की वैल्यू मिलती है 8। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो था वो होगा 18 दैट इज 18। 28 का और वाला, यहाँ पर हमें एक पेंटागन दिया हुआ है। अब इस पेंटागन में x और y है जिसे हमें ढूंढना है, x और y की वैल्यू हमें ढूंढनी है। अब अगर ये BC x माइनस वाई है तो ED भी कंपलसरी x माइनस वाई ही होगा, ये चीज आपको समझ जानी है। अब एक इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल है दैट इज x प्लस वाई और यहाँ पे 5 ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, यानी x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 5।
अब ये इक्वेशन मिल गई बहुत इजी, लेकिन दूसरी इक्वेशन का क्या? यहाँ पर बच्चे एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे कि बनेगी कैसे। तो हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर होती है बाउंड्री, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ए ई, पांचों साइड्स का सम हमारा पेरीमीटर, जो कि हमें दिया हुआ है 21। अब इन साइड्स की वैल्यू क्या दी हुई है? 3 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 21। अब जब इस पूरे को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। ये बनती है हमारी दूसरी इक्वेशन। इन दोनों को हमें सिंप्लीफाई करना है। हम सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन जो चाहो वो कर सकते हो, लेट्स से, या फिर एलिमिनेशन ही कर देते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ऐड कर देते हैं, क्योंकि y और माइनस वाई है हमारे पास। इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 4x और इधर ये कैंसल आउट, ये हो जाएगा 20। x की वैल्यू हमें मिलती है यहाँ पर 5 और सब्स्टिट्यूट करके हमें y मिलता है 0। सो x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 0। ये होता है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें ये चीज प्रूव करनी है। अब हमें पता है कि एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। We know that tangents from exterior point are equal. So यहाँ पर ध्यान से हमें कौन कौन से टेंजेंट्स को किस तरह कैसे इक्वल लेना है उसको हम समझेंगे। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मान लेते हैं P, Q, R और S। अब हमें चाहिए AB साथ में, तो AP इज इक्वल टू AS, ये पता है। अब अगर हमें AB चाहिए तो AP और BP दोनों होना चाहिए साथ में। सो दूसरा भी हम यहीं पे लेंगे, यानी BP इज इक्वल टू BQ। दूसरा हमें चाहिए CD, तो CD के लिए CR प्लस CQ और दूसरा DR इज इक्वल टू DS। ये सारी चीजें ऐसे हमें चाहिए। अब सारे LHS और RHS को हम ऐड कर देंगे, यानी AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। AP BP हो गया AB, CR DR हो गया CD, AS और लास्ट वाला DS हो गया AD और BQ और CQ हो गया हमारा BC। हेंस प्रूव इजी। ये दिखता कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सम बहुत बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ये हमें प्रूव करना है। सो यहाँ पर आइडेंटिटी हम यूज करेंगे सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा क्वेश्चन में हमें बोला है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम करेंगे डिवाइड बाई कॉस थीटा। हर एक टर्म को हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, हमारा जो LHS है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमको मिल जाता है टेन थीटा, देन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाता है 1 और 1 अपॉन कॉस थीटा बन जाता है सेक थीटा। डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में भी सेम तरीके से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ बनेगा tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। इसे हम कर लेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई, यानी tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और यहां हम मल्टीप्लाई कर देंगे tan थीटा माइनस सेक थीटा से सिंप्लीफाई करने के लिए। और जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब न्यूमरेटर में ये जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ लग जाएगी आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी। सो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तब सेम टू सेम रहेगा पूरा का पूरा। ये बन जाएगा डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और यहाँ पर tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है -1 और यहाँ पर माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर आएगा +1। डिनोमिनेटर में अगेन सेम
+1 और tan थीटा माइनस sec थीटा। अब यहाँ ऊपर माइनस का साइन हम कॉमन ले लेंगे और इसको रीअरेंज कर लेंगे डिनोमिनेटर से सिंप्लीफाई हो जाए उस तरीके से। सो tan थीटा माइनस sec थीटा एंड +1 डिनोमिनेटर सेम टू सेम tan थीटा माइनस sec थीटा +1 और tan थीटा माइनस sec थीटा। अब यहाँ पर ये न्यूमरेटर का और ये डिनोमिनेटर का पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। सो हमें मिलेगा -1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा। इस -1 के साइन को अगर मैं नीचे भेज दूं तो यहाँ पर ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, यानी यहाँ मिलेगा हमें 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, जो कि हमें प्रूव करना था। यहाँ हमें मिल गया हमारा LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 का और देख लेते हैं। यहाँ पर हमें tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू ढूंढनी है, जिसमें हमें दिया हुआ है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहाँ पे हम कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन sin थीटा cos थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमें पता है 1 होता है, तो ये मिल गया 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ sin थीटा cos थीटा की वैल्यू है नहीं, और प्लस अगर आपने ध्यान दिया है तो sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 ये अभी तक यूज हुआ ही नहीं है। तो बेसिकली हम इसकी मदद से sin थीटा cos थीटा की वैल्यू ढूंढेंगे। sin थीटा प्लस cos थीटा को दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ लगेगी आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी +2 sin थीटा cos थीटा, और यहाँ √2 का स्क्वायर 2। इसकी वैल्यू होती है 1। सो ये जो 1 है वो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1, और sin थीटा cos थीटा की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1/2। ये 1/2 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो 1 अपॉन 1/2। अब जिसका डिनोमिनेटर एक्स्ट्रा है वो रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पर 2 है तो वो 2 ऊपर जाएगा। अगर न्यूमरेटर में एक्स्ट्रा डिनोमिनेटर होता तो वो शिफ्ट होके नीचे आता। सो हमारा फाइनल आंसर आता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली टेकन लीप ईयर हैज 52 संडेज? वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल लीप ईयर में डेज होते हैं 366। अब 366 में से 52 वीक्स कंपलसरी होते ही हैं और प्लस 2 दिन होते हैं एक्स्ट्रा। अब हमें 52 संडेज चाहिए, यानी 52 वीक्स में 52 संडेज तो आ गए। अब बाकी जो 2 दिन बचते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं संडे मंडे हो, मंडे ट्यूसडे हो, ट्यूसडे वेडनेसडे हो, वेडनेसडे थर्सडे हो, थर्सडे फ्राइडे हो, फ्राइडे सैटरडे हो और सैटरडे संडे हो। तो 2 एक्स्ट्रा ऐसे दिन हैं जिसमें संडे आ रहा है। अगर इनको काउंट कर लिया जाए तो 53 संडेज हो जाएंगे, लेकिन हमको 52 संडेज ही चाहिए। तो 52 संडेज के लिए हमारे पास ये सारे दिन होने चाहिए जिनकी प्रोबेबिलिटीज 1 2 3 4 5 है और टोटल 7, यानी 5/7 हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फॉर 52 संडेज। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे हमें 53 संडेज बोला होता, जो कि क्वेश्चन आता है कई बार, इवन एमसीक्यू में आ जाता है, तो डायरेक्टली 2/7 हमारा आंसर हो जाता है। सेक्शन डी स्टार्ट कर लेते हैं। 32 का फर्स्ट वाला देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ द साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल। अब राइट एंगल एक तो ये परपेंडिकुलर और एक ये बेस, ये दोनों मिला के बनाती है, और इन दोनों की साइड्स हमें दी हुई है 5x और 3x - 1। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया, तो हाफ इंटू बेस हमारा हो जाएगा 3x - 1 और ये हो गया 5x, मिला के है एरिया जो कि है 60। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 120। सब कुछ 5 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इसका कर देंगे हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत इजी, 3 इंटू 24 होता है 72, 9 8 72। यहाँ से हमको मिल जाता है हमारा कॉम्बिनेशन प्लस 8 x - 3, और यहाँ सिंप्लीफाई करने पर
हमें x की दो वैल्यूज मिल जाएगी, दैट इज एक x की वैल्यू मिलेगी हमको 3 और एक x की वैल्यू मिलेगी हमें -8/3। नेगेटिव तो हो नहीं सकती साइड, सो x की वैल्यू आएगी 3। अगर मैं 3 यहाँ पुट करता हूँ तो 5 इंटू 3 315 और 3 इंटू 3 9 -1 दैट इज 8। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं ये हाइपोटेन्यूज ढूंढ लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही मुझे है कि फाइंड इट्स हाइपोटेन्यूज। तो ये मान लेते हैं हम a b c, तो ac स्क्वायर विल बी इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। अब ए बी है मेरा 8, उसका स्क्वायर हो गया 64, बी सी मेरा 15, उसका स्क्वायर हो गया 225। दोनों को ऐड करें तो आता है 289, ये हुआ हमारा ए सी स्क्वायर। सो सिर्फ ए सी हो गया हमारा 17 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज आ जाता है 17 सेंटीमीटर, एकदम इजी। सो 32 का और वाला कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ टॉयज x थे और कॉस्ट ऑफ वन टॉय था हमारा 55 माइनस x, तो दोनों का प्रोडक्ट होता है टोटल कॉस्ट, जो कि हमें दिया हुआ है 750। यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो मिल जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, तो सब कुछ हम राइट साइड लेके आ जाएंगे। इक्वल टू 0 यहाँ की जगह हम एंड में पुट कर देंगे और यहाँ कर देंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब स्प्लिटिंग होगा हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 में x कॉमन निकलेगा, अंदर बचा x माइनस 25, यहाँ पर 30 कॉमन निकलेगा फॉर श्योर, क्योंकि अंदर सिर्फ x ही बचना चाहिए, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आएगा 25। तो एक x की वैल्यू हमारी आने वाली है 25 और एक वैल्यू आएगी 30। सो हमें दो वैल्यूज मिल गई है। अब यहाँ पर या तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं 25 या तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ए बी ए सी और ए डी जो है मीडियन, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर है, प्रोपोर्शनल है, मतलब पी क्यू पी आर और पी एम के। यानी बेसिकली हमें गिवन में ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, इतना तो दिया हुआ है और हमको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के सिमिलर है। अब ध्यान से देखा जाए तो ये साइड और ये साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो इक्वल है ही। अगर मैं बीच का एंगल इक्वल प्रूव कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। अब ये एंगल इक्वल कैसे प्रूव होगा उसको ध्यान से समझते हैं। हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ए ई सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी ई और पी एम पी एन सच दैट पी एम इज इक्वल टू एम एन। ये हमारा कंस्ट्रक्शन होगा। अब प्रूफ में क्या आएगा वो ध्यान से समझते हैं। मेन तो हमारा ट्राइंगल में ए डी और डी ई इक्वल, बी डी और डी सी इक्वल, क्योंकि ए डी मीडियन है इसलिए, और एंगल ए डी बी विल बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई सी डी। और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाई SAS, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो कह सकते हैं कि ए बी विल बी इक्वल टू सी ई बाई सी पी सी टी। और कह सकते हैं सिमिलरली हमारा पी क्यू जो है, पी क्यू जो है वो आर एन के बराबर हो जाएगा। अब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये तो हमारे पास गिवन है। अब दोनों साइड अगर मैं ए डी और पी एम में ट्वाइस ऐड कर दूं, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ 2 और यहाँ 2 लगा देता हूं, तो इससे मुझे क्या मिलेगा,
CE अपॉन RN इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारा AE अपॉन PN और AC अपॉन PR। अब AB और CE इक्वल हमने डिराइव किया ही था, PQ को RN के बराबर इक्वल प्रूव किया था, तो इससे हमें मिल जाता है ट्राइंगल ACE सिमिलर टू ट्राइंगल PRN, यानी कि सॉरी इक्वल टू, ये ट्राइंगल बन जाएगा, ये ट्राइंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा, तो इसके चलते कह सकते हैं हम कि हमारा एंगल A, हम यहाँ पे इनको नाम दे देते हैं तो बेटर रहेगा, हमारा ये होगा 1 3 2 4, तो यहाँ पर हमारा एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा। और सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 2 को भी हम इक्वल डिराइव कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, यानी कि एंगल A will be equal to angle P. So therefore triangle ABC will be similar to triangle PQR. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। यहाँ पर एक टॉय है जिसमें कोन हेमिस्फीयर के ऊपर लगा हुआ है, तो कुछ इस तरह का फिगर है जिसमें टोटल टॉय की हाइट जो है 15.5 सेंटीमीटर दी हुई है, रेडियस ऑफ द बेस 3.5 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज समझना, टोटल हाइट टॉय की 15.5 है, तो सिर्फ कोन वाले पार्ट की हाइट कितनी होगी? तो ये जो 3.5 रेडियस है वो हर जगह इक्वल होता है, तो अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5, तो 15.5 में से 3.5 गया, 12 सेंटीमीटर यहाँ पे कोन की हाइट आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय जो है वो बेसिकली होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और दोनों का ही फॉर्मूला हम लगा लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, अंदर बच जाएगा h प्लस 2r, ये दो चीजें अंदर बच जाएगी। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, 1/3 पाई हो गया 22/7, रेडियस हो गया हमारा 3.5 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारी हाइट होगी 12 प्लस 2 इंटू 3.5, और इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे हम 1/3 22, ये कटिंग हो जाएगी यहाँ पे, तो और इंटू में बचेगा 1.75 इंटू में 19, पूरा कैलकुलेट करके हमें आंसर मिल जाता है 243.83 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन मिस्टेक ना करना, और फॉर्मूलाज इतने भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको एक बार याद रखना है और पुट करना है वैल्यूज, दैट्स इट। नेक्स्ट 34 का और वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पे दो सॉलिड कोन्स है ए और बी, यहाँ पर ये बड़ा वाला जो है थोड़ा जिसकी हाइट बड़ी है उसको ए मानते हैं और दूसरे वाले को बी। फिगर दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है इनकी कैपेसिटी, अब कैपेसिटी मतलब होता है वॉल्यूम, जिसका रेशियो हमें दिया हुआ है 2:1। अब पहले तो हाइट ढूंढनी है कोन की, अब वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर रेडियस तक दोनों के सेम है, दैट इज 3 सेंटीमीटर, इसीलिए दोनों का सिंबल मैंने सेम रखा है, लेकिन जो हाइट है वो अलग अलग है, इसीलिए h1 h2 मान रहा हूं मैं। v1 अपॉन v2 हमको दिया हुआ है रेशियो 2:1। अब यहाँ 1/3 पाई और आर स्क्वायर सब कुछ कैंसल आउट हो जाएंगे। h1 h2 हमारी हाइट्स क्या क्या है, एक है h और एक है 21 माइनस h, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ मिलेगा हमें 42 माइनस 2h इज इक्वल टू h, 42 इज इक्वल टू 3h, और h की वैल्यू यानी 42 डिवाइड बाई 3 दैट इज 14 सेंटीमीटर हमें हाइट मिल जाएगी। तो एक की हाइट जो है हमको मिलेगी 14 और दूसरे की हाइट मिलेगी 21 माइनस 14 दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो दोनों की हाइट्स हमको ऐसे मिल गई। अब हमें ढूंढना है यहाँ पे ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर। ये कैसे ढूंढेंगे, इसे ध्यान से समझे। वॉल्यूम ऑफ कोन 1 पहले ढूंढ लेते हैं हम, 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यूज हम पुट कर देंगे 1/3, पाई हो गया हमारा 22/7, रेडियस हमारा दोनों का 3 है, 6 डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस 3 हो गया, एंड हाइट इज 14, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 132 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ कोन 2 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर अब वैल्यू जो है हाइट की चेंज हो जाएगी, बाकी तो सब कुछ सेम टू सेम है। हाइट हमारा हो जाएगा 7 और वैल्यू आ जाएगी 66 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें रिमेनिंग पार्ट की ढूंढनी है, रिमेनिंग पार्ट के लिए पूरे पार्ट की भी होनी जरूरी है हमारे पास, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पूरे सिलेंड्रिकल पार्ट की वॉल्यूम हम पहले ढूंढेंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच और माइनस, तो अब हमें रिमेनिंग पार्ट, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आती है हमारी 22/7, रेडियस की वैल्यू 3 × 3 और हाइट जो है पूरे की 21, कैलकुलेट करते हैं तो आता है 594 सेंटीमीटर क्यूब। तो रिमेनिंग पोर्शन की कितनी हो जाएगी, 594 माइनस 132 प्लस 66, यानी 594 माइनस 198, दैट इज 396 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। यहाँ पर हमें मीडियन दिया हुआ है और ये मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है एक्स और वाई, इनको ढूंढना है। तो जैसे हम मीडियन ढूंढते हैं वही प्रोसेस को फॉलो करना है और हमको एक्स और वाई मिलेगा। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं तो हम वो ढूंढ लेंगे। सबसे फर्स्ट वैल्यू सेम टू सेम होती है तो 5, देन हमें ऐड करते जाना है, सो हमें मिलेगा 5 प्लस एक्स, देन अगेन 20 ऐड होगा तो 25 प्लस एक्स, 15 ऐड होगा 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, देन 45 प्लस एक्स प्लस वाई। सो ऐसे हमें यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब जो ये लास्ट वैल्यू होती है ना, वो टोटल के बराबर होती है, यानी कि इससे हमें समझ जाना है कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू 60 और x प्लस वाई की वैल्यू हमें 45 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो मिल जाती है 15। इतना समझ में आ जाना चाहिए। अब हमें मीडियन की वैल्यू दी हुई है 28.5, वो आता है 20 से 30 के बीच में, तो हमारा जो मीडियन क्लास है वो हो जाता है, जनरली हम n की मदद से ढूंढते हैं लेकिन यहाँ पर हमें इससे समझ में आ जाता है, मीडियन क्लास हमारा हो जाता है 20 से 30। दूसरी चीज, अब मीडियन क्लास पता चल गया तो हमें बाकी चीजें भी समझ में आ जानी चाहिए। हमारा जो L है वो हो जाता है 20, हमारा जो F है वो हो जाता है 20, हमारा जो CF है वो हो जाता है CF वाली वैल्यू के जस्ट ऊपर वाला। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को हमें याद रखना है, दैट इज 5 प्लस एक्स, और सारी रेंज में 10-10 का गैप है तो हमारी h की वैल्यू हो जाती है 10। तो ये सारी करस्पॉन्डिंग हमारी वैल्यूज हो जाती है यहाँ पर। अब हम यूज करेंगे मीडियन का फॉर्मूला विच इज L प्लस n/2 माइनस CF होल अपॉन F इंटू में H। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, मीडियन आता है 20.5 हमें दिया हुआ है, L 20, n/2, अब n हमारा 60 है यहाँ पे तो 60/2 हो गया 30। CF की वैल्यू बहुत ध्यान से पुट करनी है, जब ये माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो पहले ही ब्रैकेट बनाना बहुत जरूरी है। CF पूरे को ब्रैकेट में लिखेंगे हम। F की वैल्यू हमारी 20, H है हमारा 10, तो ये और ये कैंसिल, ये 20 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 8.5, और यहाँ पर ब्रैकेट कैसे खुलेगा वो ध्यान से समझेंगे हम। 30 माइनस 5 माइनस एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 उधर चला जाएगा यानी ये बनेगा 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, माइनस एक्स उधर गया सो ये बना 25 माइनस 17, दैट इज एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 8। ये हम पुट कर देंगे हमारी इफ इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में। सो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, वाई इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 7। सेक्शन ई देख लेते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 36 फर्स्ट, इसमें दिया हुआ है सुमन इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, he invited his friends, he bought a pack of toffees candies which contains 360 candies, he arranges the candies such that in the first row there are 3 candies, second 5 candies, third 7 candies and so on। तो बेसिकली हमारे फर्स्ट टर्म हो गया 3,
कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा 2 का, और टोटल कैंडीज 360 है, तो वो हो गया SN, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें जानना है रोज कितनी है, जैसे फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, तो ऑब्वियसली एक ना एक टाइम पे सारी कैंडीज खत्म हो जाएगी, तो रोज बनेगी कितनी, ये हमें जानना है। तो SN का सिंपली हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है SN का। सो यहाँ पर है 360 n/2, अब a है हमारा 3, तो 3 इंटू 2 हो गया हमारा 6, d है हमारा 2, तो 2 से अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो ये बनता है 2n-2। अब यहाँ पर बन जाएगा ये 360 इज इक्वल टू n/2, और ये बनेगा 4 प्लस 2n, यहाँ 2 कॉमन निकल जाएगा, सो अंदर बचेगा 2 प्लस n, ये 2 और 2 कैंसिल। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे तो यहाँ बनेगा 2n प्लस n स्क्वायर। फाइनल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी वो होगी n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसका करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, सो ये होगा n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 18n माइनस 360 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने पर ये बनेगा n प्लस 20 और n माइनस 18, तो या तो n की वैल्यू माइनस 20 जो कि पॉसिबल नहीं है, या तो मिलेगी n की वैल्यू 18, यानी टोटल 18 रोज है। ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें पूछा है हाउ मेनी कैंडीज आर प्लेस्ड इन द लास्ट रो। अब लास्ट रो होगी हमारी 18th रो, तो 18th रो यानी A18 हमें जानना है, तो A प्लस 17D, A है हमारा 3 प्लस 17 इंटू डी है हमारा 2, फाइनल आंसर आ जाता है हमारा 37। और में हमारा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ कैंडीज इन द 12th रो, सो यहाँ पर हमें ढूंढना है A12, ये होगा A प्लस 11D, सेम A की वैल्यू पुट कर देंगे हम, सो यहाँ मिलेगा 3 प्लस 22, ये आएगा 25। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया है इफ आदित्य डिसाइड्स टू मेक 15 रोज देन हाउ मेनी टोटल कैंडीज विल बी प्लेस्ड बाय हिम विद द सेम अरेंजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिकली हमें अगर उससे 15 रोज अरेंज करने तो टोटल कैंडीज उसके पास कितनी होनी चाहिए, तो हमें S15 ढूंढना है। बेसिकली 15/2, 2a यानी कि हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6 प्लस 14d है हमारा 2, इसको करेंगे सिंप्लीफाई, सो 15/2 ये होगा 6 प्लस 28, तो ये होगा 15/2 इंटू 28 प्लस 6 हो जाएगा 34, 117, सो 17 इंटू 15 विल बी 255, यानी टोटल 255 उसके पास अगर कैंडीज होती तो वो 15 रोज अरेंज कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन बड़ा ही इजी होता है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नीना एंड करण। अब नीना कहाँ पर है, नीना के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 3,6, करण के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 6,5। सो ये तो हो गए दोनों के कोऑर्डिनेट्स, दोनों के बीच में डिस्टेंस ढूंढना है, तो एन के मान लेता हूँ नीना और करण, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा हम यहाँ पर हमारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो यहाँ पर तो पहले तो ये फर्स्ट पार्ट है, सो x2 माइनस x1 यानी यहाँ पर हम कर देंगे 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 6 माइनस 3 आएगा। अब 6 माइनस 5 6 माइनस 3 होता है 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1, रूट में दैट इज रूट 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आकाश। तो सिंपल है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आकाश क्या होंगे, सिंपली 2,3, दैट्स इट, वेरी इजी। नेक्स्ट इसका और वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले तो बीनू और करण के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हमें दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर ढूंढना है तो बीनू के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5,2, करण के हमने ऑलरेडी लिख ही लिए हैं, सॉरी बीनू के होंगे 5,2 और करण के होंगे 6,5। सो अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा बीके के बीच में, अंडर रूट
6 minus 5 whole square, 5 minus 2 whole square, 1 का स्क्वायर इज 1, 3 का स्क्वायर इज 9। अगेन यहाँ पर सेम आंसर आता है हमारा, दैट इज √10। आई होप एकदम क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमें दिया हुआ है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एग्जैक्टली बिटवीन आकाश एंड बीनू। अब आकाश के कोऑर्डिनेट्स पहले तो क्या होंगे 2,3, और इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में अगर ढूंढना है तो लगेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी आकाश एंड बीनू क्या होगा हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे हम 2 प्लस 5 अपॉन 2 3 प्लस 2 अपॉन 2। सो हमें वैल्यू मिलता है यहाँ पे 7 अपॉन 2 5 अपॉन 2। डेसिमल में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 3.5 2.5। ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एग्जैक्टली बिटवीन आकाश एंड बीनू। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। केस स्टडी है, बसंत एंड विनोद लिव्स इन हाउसिंग सोसाइटी इन द्वारका न्यू दिल्ली। अब दो जन है, दोनों अलग अलग टॉप पे हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स के, ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है। इसका एक सिंपल स्केच यहाँ पर है, जिसमें बड़ी वाली बिल्डिंग की हाइट h ले ली है, छोटी वाली बिल्डिंग की हाइट 8 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर h-8। दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं। इस छोटी वाली बिल्डिंग के बॉटम से बड़ी वाली बिल्डिंग का टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छा बड़ी वाली बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, और टॉप से दूसरे के टॉप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर से ये 30 और ये 45 डिग्री आ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाउ हेल्प विनोद एंड बसंत टू फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। अब मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट क्या है वो पता करनी है। तो पहले तो मैं tan 45 लगा लेता हूँ। tan 45 क्या हो जाएगा यहाँ पर O बाई ए। अब tan 45 होता है 1, ऑपोजिट है मेरा यहाँ पे h, एडजेसेंट है मेरा x, x उधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू h। एक तो ये चीज मिल गई, वेरी इंपॉर्टेंट। अब लगाऊंगा मैं tan 30 डिग्री, जिसमें ऑपोजिट है मेरा h-8 और एडजेसेंट है x। अब tan 30 डिग्री 1/√3 होता है h-8। अब x जो है मेरा अगेन h हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल आया ही था, मैंने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो ये आएगा √3h माइनस 8√3। √3 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया इधर। अब h टर्म एक साइड, तो 8√3 इज इक्वल टू √3h माइनस h कॉमन निकल जाएगा यहाँ पे। सो हमें मिलेगा यहाँ पे √3 माइनस 1, जो कि दूसरी साइड डिनोमिनेटर में चला जाएगा। यहाँ पर रेशनलाइज भी करेंगे हम, यानी √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 24 प्लस 8√3 अपॉन 2। 2 कॉमन निकाल के कट कर देंगे। सो जब कट करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 12 प्लस 4√3। अगर √3 की वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आता है 18.92 मीटर। ये है फर्स्ट का आंसर। इसी में सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स, जो कि है x और x है h के बराबर, देयरफॉर x की वैल्यू भी आ जाएगी 18.92 मीटर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी यही आएगा। सेकंड का और वाला समझ लेते हैं हम यहाँ पे। अब और में हमें यहाँ पे ढूंढना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द बॉटम ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग। अब मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का टॉप और इसका बॉटम, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे sin 45, जो कि होता है O/h। sin 45 होता है 1/√2। ऑपोजिट है हमारा यहाँ पर AB, जिसको हम यूज करेंगे 18.92। हाइपोटेन्यूज हमें जानना है, h की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगी क्रॉस मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करके 26.76 मीटर। लास्ट थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड में हमें पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग।
यानी दोनों के ही टॉप के बीच का डिस्टेंस। यहाँ लगेगा cos 45 डिग्री विच इज a by h। अब cos 45 अगेन 1 बाई, यहाँ पर cos 30 डिग्री लगेगा। सो cos 30 डिग्री होता है √3/2, ये 3 है, √3/2 एडजेसेंट है हमारा और हाइपोटेन्यूस अगेन जानना है। सो h विल बी इक्वल टू 18.92 इंटू 2 अपॉन √3 की वैल्यू 1.732। इसको सिंप्लीफाई करके हमें मिलता है 21.86 मीटर। यहाँ पर हमारा पेपर खत्म हो जाता है। सॉल्यूशन के लिए आपको आंसर की पीडीएफ के फॉर्म में अगर चाहिए तो वो भी मिल जाएगी।